नैब ने मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में करप्शन के इल्जाम में की गई। लीगी रहनुमा तहकीकात के सिलसिले में आज नैब रावलपिंडी में पेश भी हुए थे। पोली क्लिनिक में उनका तिब्बी मुआयना तंदुरुस्त करार दे दिया गया। उधर स्पीकर को गिरफ्तारी से आगाह कर दिया। लीग के मजीद कई रहनुमा FIA की रेडार पर भी आ गए। परवेज रशीद, उज़मा बुखारी और अता तारड़ की तलबी। FIA ने परवेज रशीद और उज़मा बुखारी को जज वीडियो केस में 30 दिसंबर को तलब किया। अता तारड़ को 27 दिसंबर को तलब कर लिया। उधर नैब में राना मशहूद के खिलाफ यूथ फेस्टिवल करप्शन केस में पेशरफ्त। जावेद लतीफ भी नैब लाहौर में पेश, 2 घंटे तक तफ्तीश। LNG केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मिफ्ताह इस्माइल की जमानत मंजूर। साबिक वजीर खजाना को 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। हुकूमत की नाकामी पर उठने वाली हर आवाज को खामोश कराया जा रहा है। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने मईशत की बुनियादें हिला दी। लीगी रहनुमा ने वजीर आजम को आलमी भिखारी भी करार दे दिया। नून लीग ने एहसन इकबाल की गिरफ्तारी को नैब नियाजी गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं पाक चीन दोस्ती और CPEC मजबूत बनाने वाले की गिरफ्तारी काबिले मजम्मत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं गिरफ्तारियों का सिलसिला 15 माह से जारी है। एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल ने कहा जिसने भी मुल्क के लिए अच्छा काम किया उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इनोसेंट हूं। 24 को मैं नैब के सामने नहीं पेश हो रहा, कोई गिरफ्तारी का खतरात नहीं। वैसे हम किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले वो कल नैब के सामने पेश नहीं होंगे। गिरफ्तारी का डर क्यों हो जब चीफ जस्टिस उन्हें बेगुनाह करार दे चुके हैं। उम्मीद है हुकूमत और नैब का एकतरफा एहतसाब अदलिया बंद कराएगी। एक नाअहल शख्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनकर हुकूमत चला रहा है। बिलावल का हुकूमत पर बेनजीर की बरसी के जलसे में रुकावटें डालने का इल्जाम। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। फयाजुल हसन चौहान ने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में कहा आसिफ जरदारी भी कहते थे कि गिरफ्तार नहीं होंगे, फिर व्हील चेयर पर बैठे पेश हुए। मुराद सईद कहते हैं नैब बुलाता है तो सांस फूलती है, जब दोबारा बुलाता है तो और भी ज्यादा फूलती है। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दूसरी दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट को हुकूमती जवाब का इंतजार। कार्रवाई 26 दिसंबर तक मुलतवी। सरकारी वकील ने बताया विफाकी काबीना मरियम नवाज की दरख्वास्त पर फैसला कल करेगी। उधर बाबर एवान का कहना है कि मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं, बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये बीमार होकर बाहर जाते हैं और वहां ठीक हो जाते हैं। विफाक और सिंध में तलखी कम होने लगी। वजीर आजम से वजीर आला की मुलाकात। मुराद अली शाह ने इमरान खान को विफाक से मुतालिक खदशात और फंड्स के इजरा से मुतालिक तहफ्फुजात से आगाह किया। वजीर आजम ने सिंध हुकूमत के खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम की जेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास भी हुआ। चारों वज़राए आला शरीक, कई फैसलों की मंजूरी दी गई। कौमी टीम ने होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट की वापसी को यादगार बना लिया। श्रीलंका के खिलाफ कराची टेस्ट के साथ सीरीज भी 1-0 से जीत ली। मेहमान टीम 476 रन के हदफ के ताकुब में 212 रन पर ढेर 263 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त हुई। मैच के आखिरी दिन सिर्फ 16 गेंदों पर श्रीलंका की आखिरी 3 विकेटें गिरी। फतह के बाद पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में तीसरे नंबर पर आ गया। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बना डाले। आबिद अली वनडे और टेस्ट डेब्यू में सेंचुरीज बनाने वाले पहले खिलाड़ी। इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस में सेंचुरीज बनाने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए। इब्तदाई दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले वाहिद क्रिकेटर। पाकिस्तान के पहले 4 बल्लेबाजों का इनिंग्स में सेंचुरीज बनाने का कारनामा। नसीम शाह इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले दूसरे, शाहीन शाह छठे कम उम्र तरीन बॉलर।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, 52 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 दिसंबर को आने वाली लहर 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। अगले 10 रोज तक मुल्क में बारिशों के खास इम्कान नहीं, मतला बरआलूद रहेगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। और जो गाया दिल से गाया, हर गीत सुनने वालों को भाया। सुरीली आवाज और लाजवाल गीतों से मलका तरन्नुम का लक़ब पाया। कई नस्लों को गिरवेदा बनाया, फिल्मों में अदाकारी का भी लोहा मनवाया। मैडम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 19 साल बीत गए, उनके नग़मे आज भी कानों में रस घोलते हैं। ये जो ग्रीन लाइन का मंसूबा था, इसमें वफाक का जो काम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था। इंफ्रास्ट्रक्चर वफाक ने पूरा कर दिया। SIDCL के पास जो काम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था। वज़ीर आज़म की जब वज़ीर आज़म बनने के बाद जब उनकी पहली दफ़ा कराची में तशरीफ़ लाए तो ये ग्रीन लाइन के मंसूबे 2 दफ़ा टेंडर होके ख़त्म हो चुके थे। वज़ीर आज़म ने पेशकश की कि ये भी हम कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी हम शुरू कर लेते हैं, जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने रजामंदी ज़ाहिर की। और उसके बाद क्योंकि इसमें सिंध गवर्नमेंट, वफाक और वो इदारे जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं शामिल हैं, उसके लिए ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होना ज़रूरी था, जिसमें किराए का मुख्तस करना था कि किराया कितना होगा, सब्सिडाइज अगर फेडरल गवर्नमेंट करती है तो कब तक करेगी, उसके बाद सिंध हुकूमत कितना करेगी, तो वफाक के साथ उसका इश्तराक किस तरह होगा, और जो इदारे फंड कर रहे हैं उनको गारंटी कौन करेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों में टाइम लगा और ये हमने इसको कराची की मोहब्बत में इस मंसूबे को उठाया। इसके अंदर वक्त लगा, इसके अंदर पैसा लगा। अभी कोई 15-20 दिन पहले, महीने के अंदर अंदर की बात है कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो इदारे फंड कर रहे हैं उनके दरमियान एक जो फार्मूला तय होना था वो अब तय हुआ है, जिसके ऊपर सिग्नेचर हो गए, फाइनल हो गया है कि किराया कितना होगा, उसके अंदर सब्सिडी कितनी होगी और उसकी फंडिंग के जो अखराजात हैं वो कौन किस तरह उठाएगा, किस पोर्शन से होगा, वो अब जाके कंप्लीट हुआ है। जैसे ही कंप्लीट हुआ है हमने इसके फौरी तौर से RFPs और PC1 बनाने शुरू कर दिए हैं। हम इस अब पोजीशन में हैं इसके टेंडर फ्लोट करने की, क्योंकि ये बसें टेलर मेड होंगी, ये ऑफ द शेल्फ नहीं है। इसमें ख्याल रखा गया है उन लोगों का जो माजूर हैं, उनके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश में की गई है कि उनको बगैर किसी असिस्टेंस के व्हील चेयर पर आदमी बस में चढ़ भी जाए, उतर भी जाए, रैंप के ऊपर भी चला जाए, नीचे भी आ जाए। तो लिहाजा वो टेलर मेड होंगी बसें। उन बसों के बनने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। हम रेडी टू गो हैं। मैं आपको इस वक्त नहीं दे सकता जब तक हम टेंडर फ्लोट ना कर दें और सप्लायर से हमारी डेट लाइन सेट ना हो जाए। जैसी होती है हम आपको बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इसमें एक बात ही ऐड करता चलूँ कि दूसरी जो लाइन आ रही है, ऑरेंज लाइन या रेड लाइन गालिबन अभी सिंध हुकूमत ने वफाक से राब्ता किया है कि इसको भी आप चला लें। तो जाहिर है ऑरेंज लाइन वफाक से राब्ता किया है कि आप इसको चला लें। तो जाहिर है कि कुछ तो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी उन्होंने SIDCL में देखी होगी, क्योंकि इसको रन SIDCL ने ही करना है। वफाक के पास दूसरा इदारा नहीं है यहाँ पे रन करने के लिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ख्वाह वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, ख्वाह वो इंजीनियर्स हों, ख्वाह वो SIDCL के अफसरान हों, कार्रवाई करना एक तरफ, मैं समझता हूँ कि उनकी शाबाश बनती है कि वो एक बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के साथ काम करें। मैं दिन रात उनको वॉच कर रहा हूँ। मेरी मीटिंग्स उनके साथ होती हैं। अपने दूसरे इदारों को छोड़ के SIDCL के लोग आज भी उस पर काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो काम SIDCL का इनिशियल था वो उन्होंने ग्रीन लाइन का कंप्लीट किया। जो काम उनका नहीं था, जो बाद में उन पर डाला गया, उसमें टाइम लग रहा है, जिसकी वजूहत मैंने आपको बताई। हाँ बता दें। मैं एक सिर्फ चीज़ उसमें ऐड कर दूं, जो आपने कॉस्ट इंक्रीज़ की बात की। जो कॉस्ट इंक्रीज़ है उसमें कहीं ओरिजिनल स्कोप में जो पैसा किसी चीज़ के लिए रखा गया है उसमें कोई पैसा नहीं पड़ा। जो 24 बिलियन पहुंचा है वो इस एडिशनल कॉमन कॉरिडोर का एडिशन, और इंशाल्लाह इसमें से भी आप देखेंगे कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट बचत।
जी। अच्छा, आपने एक साल पहले यहीं पर हुमायूं चौरंगी कोने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि दिसंबर 2019 तक यहाँ पर बसें चलना शुरू हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से वो आप डेडलाइन मीट नहीं कर सके? दूसरा सवाल ये है कि आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है, वज़ीर आला सिंध की। क्या समझते हैं कि जो एक टसल आप वफाक की हुकूमत सिंध के साथ चल रही है, इस मुलाकात के बाद वो कुछ कम हो जाएगी वो टेंशन, जिसकी वजह से मज़ीद कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे, कुछ नए मंसूबे सामने आएंगे?